हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? भेगोरिया उत्सव, भेगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से? तो यह है मध्य प्रदेश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मौजूद फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट को हाल ही में आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से किस फ्लोटिंग स्कूल को सम्मानित किया गया? किस देश के एक फ्लोटिंग स्कूल को सम्मानित किया गया? वो देश है बांग्लादेश। ठीक है। और इसको सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि एक स्कूल है जिसको ऐसा डिजाइन किया गया है जो तो सूखे के टाइम में आपके जमीन पे रहेगा, ठीक है, लेकिन मानसून के टाइम में जब बारिश बहुत अधिक पड़ती है, पानी हर तरफ हो जाता है, तो वह पानी पर तैरेगा। ठीक है। और इसका जो डिजाइन है वो किसने किया है? वो किया गया है सैफ उल हक के द्वारा। ठीक है, सैफ उल हक के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, उन्हीं को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहली बार शिमला समझौता किनके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था ये आपको बताना है। कब हुआ था? ये हुआ था 1972 में। लेकिन 1972 में कब? 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा, जल्दी से ऑप्शन पढ़ो, आंसर दो। कब आता है? तो यह आता है शुक्ल सप्तमी के दिन। ठीक है, लघु ज्वार भाटा शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। अब देखो, लघु ज्वार भाटा शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आता है। तो या तो शुक्ल आपसे पूछा जाए या कृष्ण आपसे पूछा जाए, इस दोनों के सप्तमी या अष्टमी को आता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का स्थिति जो होता है वह समकोण होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कब आता है। तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का स्थिति समकोण होता है। ठीक है, और आपको पता है दो सिचुएशन, एक जब स्ट्रेट लाइन में होता है और एक जब समकोण होता है। तो स्ट्रेट लाइन में होता है तभी दीर्घ ज्वार आता है, और जब समकोण होता है तब लघु ज्वार आता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम, तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? एक ऐसी मुद्रा जिसमें लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो, क्या कहलाती है? उसको हम लोग कहते हैं गर्म मुद्रा। अब देखो, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ गिरने का ही नहीं, जो भी फ्लक्चुएशन, ऐसी मुद्रा जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत अधिक आए उसको हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये क्या गया था? विनोबा भावे के द्वारा, सॉरी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदीर किसका पुराना नाम है? सदीर किसका पुराना नाम है? तो सदीर भरतनाट्यम का पुराना नाम है। भरतनाट्यम को पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है। कहाँ पे भरतनाट्यम, कहाँ के लिए जाना जाता है? यह है तमिलनाडु का नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित चेक है वह है जिसको भुनाया जा सकता है? रेखांकित चेक, एक चेक होता है जिसको हम लोग क्रॉस चेक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊपर पे दो लाइन आपके कॉर्नर में दे दिया जाता है, जिसके कारण से वह हो जाता है क्रॉस्ड चेक। अब आपको बताना है क्रॉस चेक वह चेक है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से, इसका कैश आप नहीं ले सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है भटकल बंदरगाह? भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है? सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है? यह है लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्रफल? लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर। और किस नदी के द्वारा यह निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, खुला आकाश नीति ओपन स्काई स्कीम क्या है? खुला आकाश नीति या ओपन स्काई स्कीम क्या है? तो क्या है ये स्कीम? ये स्कीम है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना। ठीक है, क्या है नाम इसका? खुला आकाश नीति। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से कोई एक ऐसा चीज है जो शामिल नहीं है, वो क्या है? ब्याज, लाभ और लाभांश, संपत्ति से किराया, ऋणों की वसूली। तो ये शामिल नहीं है, ऋणों की वसूली, ये राजस्व की जो स्रोत है, ठीक है, उसमें इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्यों? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू की गई थी, इसके लिए सबसे बेस्ट जगह साउथ इंडिया माना गया। आपको ये बता रहे हैं क्या कारण रहा होगा।
तो देखो इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दूसरा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ भूमि यानी उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। तीसरा है कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सारे टर्म एंड कंडीशन जो है यह दक्षिण भारत में लागू हो रहे थे, जिसके कारण से वहां पे रैयत वाड़े की व्यवस्था की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु किस वर्ष को माना जाता है? किस वर्ष को माना जाता है? यह माना जाता है 1905 को। ठीक है, 1905 इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इन्हीं के अधिवेशन में यानी इनके अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुई थी 1905 में, उसमें दो प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति एवं बंगाल विभाजन का आलोचना। ठीक है, और दूसरा था बंगाल में बंगभंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान को समर्थन। तो यहां से अब आपका एक चीज देखने को मिलेगा कि भारत में सिर्फ विभाजन ही नहीं हुआ बल्कि सोच में भी अंतर हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह विभाजन बिंदु था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? तो किसानों से संबंधित आंदोलन कौन सा नहीं है? बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह यह किसानों से संबंधित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यह मिल मजदूरों से संबंधित था। अच्छा, ये विवाद हुआ क्यों था? मैंने बहुत पहले एक बार आपको समझाया था कि ये हुआ क्यों था। एक्चुअल में था क्या, अहमदाबाद के जो मिल थे, ठीक है, वहां के मालिकों के द्वारा मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था। क्या दिया जाता था? प्लेग बोनस। ठीक है, लेकिन बहुत दिन के बाद अब क्या हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस आने थे। ठीक है, मालिकों का ये कहना था कि वो लोग प्लेग बोनस नहीं देंगे, लेकिन वहाँ का जो यूनियन था वो लोग बोल रहा था कि नहीं, उनको चाहिए, हर हालत में चाहिए। जिसमें बहुत सारा विवाद हुआ और उनका मांग था कि 50% प्लेग बोनस चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं देना था। फिर गांधी जी बीच में आए और बहुत सारा समझौता हुआ और लास्ट में उन लोगों ने ये करार किया कि 35% प्लेग बोनस अभी भी दिया जाएगा। ये था अहमदाबाद सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रमंडल खेल बोलते हैं, यह हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी। ठीक है, और पहला मैच जो खेला गया था यानी पहला खेल जो खेला गया था वो हैमिल्टन कनाडा में खेला गया था। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट ये खेला जाएगा 2022 में खेला जाएगा। ठीक है, 2022 में कहाँ खेला जाएगा? ये खेला जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो लाई डिटेक्टर आप देखते हो, मूवी सब में बहुत देखते हो आप लोग, यूज किया जाता है लाई डिटेक्टर। तो लाई डिटेक्टर जो ओरिजिनल यूज किया जाता है उसमें किस तरह से सूचना का आकलन होता है, क्या सूचना मिलता है? तो देखो, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों को देखकर लाई डिटेक्टर ये लगाता है, अंदाजा लगाता है कि हो सकता है ये गलत बोल रहा है। जब भी आप गलत बोलते हो ना तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज हो जाता है। ठीक है, और आपका ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करने लगता है। उस सिचुएशन में लाई डिटेक्टर आपको पकड़ लेता है कि यह गलत बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? किसी भी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, हीलियम को छोड़ के। हीलियम में कितना होता है? कोई बताओ मुझे कमेंट में। हीलियम में कितना होता है? हीलियम में 2 होता है। ठीक है, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 होता है। अगला क्वेश्चन है मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो मायोसिन प्रोटीन देखो, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सेट में डाला था कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन मसल्स है, ठीक है, मसल्स जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता वगैरह है, तो वहाँ पे किस तरह का प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन और मायोसिन का नाम मैंने बताया था। तो क्या हो जाएगा? मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? पेशी में यानी मसल्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता यानी एटॉमिक थ्योरी के जन्मदाता कौन है? यह है डाल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? जल्दी बताओ कौन सा प्रस्ताव है? वह है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य जो है वह है कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन जो है वह अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित जो भी मामले हैं उस पर चर्चा करने के लिए सदन का जो नियमित कार्य है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का स्वीकृति चाहिए? तो 50 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। वह पदयुक्त होगा। ठीक है, तो
पदयुक्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पदच्युत होगा, ठीक है, यानी उसको पद से हटाया जाएगा। कब? तो कब हटाया जाएगा उसको पद से? संसद के दोनों सदनों का समावेदन पर, ठीक है। अगर संसद के दोनों सदन एक मत से ये वोट डालता है कि ये बात सही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कदाचार और असमर्थता का आरोप इस पर सिद्ध होता है, अगर यह दोनों जो सदन है वहां पर ये बिल पारित हो जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हटाते, नॉर्मली उनका जो टेनर है वो कितना होता है? नॉर्मली टेनर इनका होता है 6 वर्ष का, या इनकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाए तो ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे? यानी किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करने का किसके पास अधिकार है? राज्यसभा के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, इसको स्थापित करने का जो पावर है वह सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 312, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं है? तो मूल संविधान में किस चीज का समावेश नहीं है ये आपको बताना है। तो मूल संविधान में कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कर्तव्यों को शामिल मूल संविधान में नहीं था। किसमें किया गया है? यह 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? किस मुगल बादशाह ने? यह है मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे अधिक टाइम तक शासन किया। इसने 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकार का क्या नियम था? सल्तनत काल में जो भी मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का नियम था, ठीक है, किस तरह से उत्तराधिकारी बन सकता है, उसका क्या नियम था? क्या नियम था उसका? उसका नियम था कि सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था, ठीक है। यही था उस वक्त का नियम। शुरुआती दौर में यही नियम रहा, फिर बाद में धीरे धीरे वंशानुगत हो गया, लेकिन शुरुआती दौर में यही नियम था, ठीक है। वहां पर जो भी अमीर लोग थे, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता था राजा को सेलेक्ट करने में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना राजधानी दौलताबाद ट्रांसफर किया था। आपको बताना है किस वर्ष इसने ये काम किया था, किस वर्ष किया था? तो ये क्या किया था? 1327 ईस्वी में। कब? 1327 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक अगर बात करें तो यह 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक जो तुगलक वंश है उसका शासन इन्होंने किया, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारा अपना जो कांड है वो किया। मेनली 5 कांड इनका जाना जाता है जो इनकी असफलता का कारण था, ठीक है। और एक और चीज आपसे मोहम्मद बिन तुगलक से पूछा जाता है, इनका मूल नाम। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था जूना खां। क्या था इनका मूल नाम? इनका मूल नाम था जूना खां, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और मोहम्मद बिन तुगलक से आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ बड़ा योगदान भी है, ठीक है। जैसे दीवाने कोही, ये किसने स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया, जो कृषि विभाग था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलाडीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला, वेलाडीला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है वो है लोहा। वेलाडीला लोहा का सबसे बड़ा भंडार है और इसके लिए यह फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसमें पढ़ो और बताओ कौन सा कथन सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, वो सही है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट देखो क्या है, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में स्थित है। तो रावत भाटा परमाणु केंद्र गुजरात में नहीं, राजस्थान में स्थित है। दूसरा है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक में स्थित है। तो नरोरा कर्नाटक में नहीं, यूपी में स्थित है। अगला आपका काकरापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, तो ये राजस्थान में नहीं स्थित है बल्कि काकरापाड़ा परमाणु केंद्र ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। इस कारण से आपका सभी के सभी गलत है, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? बहुत बार क्वेश्चन मैंने भी पूछा है और आपको पहले भी आ चुका है। कौन सा पहाड़ है जल्दी बताओ? नर्मदा और ताप्ती के बीच। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? सतपुड़ा पहाड़ है नर्मदा और ताप्ती के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है भारत में? कहाँ स्थित है? ये स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ है सिक्योरिटी पेपर मिल? तो होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। और बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस देवास में है। कहाँ है? देवास में। और ये देवास कहाँ है? ये भी एमपी में, ठीक है। और इसके अलावा आपसे और भी पूछा जाता है, जैसे अभी आपका आया सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है। इसके बाद एक और आता है आपका सुरक्षित मुद्रण प्रेस, ठीक है। सुरक्षित मुद्रण प्रेस ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में। ये भी आप याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत है। तो चारों ऑप्शंस को देखो और जल्दी बताओ कौन सा वो जोड़ा है जो गलत है। तो आपको दिख रहा है इधर कुछ वाद्य यंत्र, कुछ और डांस वगैरह हैं, ठीक है, और दूसरी साइड कुछ नाम है। तो चलिए सबसे पहले एक तरफ से देख लेते हैं। संतूर शिव कुमार शर्मा, क्या शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं? बिल्कुल सही है, संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। दो नाम है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ठीक है, ये दो नाम है। अच्छा, इसके बाद आपका सितार वादन, निखिल बनर्जी, क्या निखिल बनर्जी सितार वादन से संबंधित हैं? तो निखिल बनर्जी सितार वादन से संबंधित हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं? जैसे रविशंकर, ठीक है, उसके बाद उमा शंकर, ये दो नाम है जो बहुत बार पूछा गया है, बंदे हसन, ये सब सितार वादक हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका वायलिन, टी एन कृष्णन, क्या वायलिन टी एन कृष्णन से संबंधित है? तो बिल्कुल सही है, वायलिन से टी एन कृष्णन संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावे भी एक दो नाम है, जैसे राजन, डॉक्टर एन राजन, ठीक है, एन राजन, उसके बाद विष्णु गोविंद जोगू, ठीक है, ये सारे वायलिन से संबंधित हैं। कथक सियाराम तिवारी, क्या सियाराम तिवारी कथक संबंधित है? तो ये नहीं है, तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। सियाराम तिवारी यह एक म्यूजिशियन है, ठीक है, आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हुए हैं, ठीक है, तो ये कॉलम आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह भाग 3, और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है, जो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? कितने वर्ष के अंतराल पर? यह 60 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है, हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली। एक्चुअली में डायमंड जुबली देखो, इसका मनाने का थोड़ा सा अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पहले यह मनाया जाता था 75 सालों में, ठीक है, लेकिन अब मनाया जाता है 60 सालों में, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा अलग अलग इसका फॉर्मेट है। एक्चुअली में जब से क्वीन एलिजाबेथ का 60th एनिवर्सरी मनाया गया है तो उसको डायमंड जुबली कहा गया, और तब से यह 60 वर्षों में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर 60 आपके ऑप्शन में कहीं आपको नहीं मिले तो 75 भी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, ठीक है, जल्दी से आंसर करो कि अगर किसी श्रेणी के यौगिकों के दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, मान लो एक कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, वह बहुत सारे सदस्यों से बना हुआ है, जैसे ABCD मान लो इस तरह के हैं, ठीक है, और सबके बीच में अंतर कितना है? CH2 का अंतर है, इसके बीच में भी CH2 का अंतर है। तो अगर इस तरह का आपका कोई भी सीरीज आपको मिले, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी, यानी यहाँ पे जात जो है इनका समान है, ठीक है, यानी सदस्यों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनका स्ट्रक्चर जो है उसमें समानता पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे आपने पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसका हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जैसे अगर मैं अल्केन का बात करूं तो अल्केन होता है CnH2n+2, ये होता है अल्केन। तो ये फॉर्मूला क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो CnH2n+2, ये एक समान रूप से सबके लिए होगा, इसमें n का वैल्यू चेंज करते जाओ वो अलग अलग एल्केन बनता जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एल्केन के बाद आपने अल्कीन पढ़ा है, ठीक है, अल्काइन पढ़ा है, तो सबका इसी तरह का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, इन चारों में से बताओ कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है कोलाइड का उदाहरण? तो यह है गोंद, ठीक है। और भी एग्जांपल क्या क्या है? जैसे दूध, ब्लड आपका कोलाइड है, ठीक है, स्याही ये कोलाइड है। कोलाइड होता क्या है? तो कोलाइड देखो ये दो पदार्थों का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, पर वो आपको दिखता नहीं है, आपको दिखता है होमोजेनियस, जो इसके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट आंखों से नहीं दिखता है, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखता है, बहुत ही छोटा आकार होता है। इसका जो साइज है वह 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻10 के बीच हो सकता है, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा है। और अगर इसको अलग करेंगे हम लोग तो ये अलग हो जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। जैसे दूध ही देखो तो इसके हम लोग का जो मैन्यूट पार्टिकल है दूध का, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ब्लड को भी अलग कर सकते हैं, जैसे जिलेटिन, वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है, ये सारे हैं कोलाइड। अगला क्वेश्चन है, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सा रंग है? सॉरी, कौन सा गैस है? क्या बोला जा रहा है कि गैस से भरा एक जार है, उसमें गुलाब का एक फूल गिरा, यानी रेड गुलाब का एक फूल गिरा, और वह कलरलेस हो जाता है, ठीक है, तो आपको यह बताना है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ हो सकता है। कोई भी रंग हो, रेड तो मैंने बोला, ठीक है, किसी भी कलर का अगर हो, तो अगर उसमें क्लोरीन प्रेजेंट होगा वह ब्लीच हो जाएगा और वह कलरलेस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है?
तो घोषणा किया जाए, लेकिन आपके लिए वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो किस राज्य में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है छत्तीसगढ़ में, और उसको टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आपसे दोनों क्वेश्चन में से कोई भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे किस अभ्यारण्य की अनमोल विरासत है। एक सींग वाला गैंडा, यह काजीरंगा का अनमोल रत्न है। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट था। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ पूना पैक्ट क्या था। तो पूना पैक्ट सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच एक समझौता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके बीच हुआ था ये तो आपको पता ही है, किसके बीच हुआ था। यह हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, पूना पैक्ट या पूना समझौता भी इसको बोलते हैं। कब हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, और इस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब आपको पता चला होगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड का यहाँ चर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत सब चीज ये हुआ था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो कम्युनल अवार्ड है उसकी घोषणा की थी, उसके बाद ये सारा कांड हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की। हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की गई थी, तो ये क्या गया था प्रारंभ वर्धा से। ठीक है, और ये एक बहुत लंबा यात्रा था, लगभग 9 महीनों तक का ये यात्रा इनका चला था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था। तो अकबर के समय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, जल्दी बताओ क्या कहा जाता था। ये कहा जाता था वजीर। ठीक है, उस वक्त जो भी वजीर हुए वह उन्होंने वित्त मंत्री का भी काम किया, और जो आप बोल सकते हो राजा के वो बहुत करीब भी होते थे, यानी बादशाह के वो बहुत करीब होते थे। ठीक है, उनको दीवाने वजीर भी कहा जाता था। उनके बाद राजस्व और वित्तीय विभाग का पूरा जिम्मा होता था। अच्छा, उस वक्त दीवाने खालसा भी चलता था, तो खालसा भूमि के जो मंत्री होते थे वो। ठीक है, दीवाने तन ये क्या होता था, तनख्वाह देने वाला जो भी मंत्री होता था। ठीक है, ये सारे को याद रखना। और एक और था तबजी, दीवाने तबजी। क्या था, दीवाने तबजी। ये कौन होता था, ये होता था सैन्य लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। क्या होता था, दीवाने तबजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो शुक्रचकिया मिसल है, जिससे रंजीत सिंह थे, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया, मैंने भी आपसे पूछा है। ठीक है, आपको यह बताना है कि लगभग कितने मिसल हुए सिखों में। टोटल 12 मिसल हुए। कितने मिसल हुए, 12 मिसल। ठीक है, अगर इनको हम लोग देखें, सबसे पहला अगर इनका नाम आएगा तो वह था सिंहपुरिया मिसल, और आखिरी में हम लोग शुक्रचकिया मिसल पढ़ते हैं। एक दो मिसल है जिसको आपको याद रखना। ठीक है, टोटल है 12 मिसल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, कहाँ है ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे राणा संगा और राणा कुंभा, इसमें कंफ्यूजन तो आपको नहीं होता है, याद रखना ये राणा सांगा नहीं है, राणा कुंभा है। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो याद रखो, स्तंभ यानी इसको हम लोग खंबा भी बोलते हैं ना, स्तंभ मतलब खंबा, लोकल भाषा में इसको खंबा बोलते हैं, तो कुंभा से खंबा। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है, ये आपका कर्नाटक। ठीक है, ये मैंगो सावर होता है क्या, तो ये मार्च अप्रैल के टाइम में, ठीक है, मार्च अप्रैल के टाइम में वर्षा होती है आपके उस एरिया में जहाँ पे आमों के लिए ये बेनिफिशियल होता है, उसको कहा जाता है मैंगो सावर। ठीक है, जनरली ये जो मैंगो सावर टर्म है ये यूज किया जाता है जैसे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो उस वक्त का बारिश है उसको मैंगो सावर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। एक दो और टर्म है रिलेटेड, इससे आपको याद रखना चाहिए, ब्लूसम सावर। ठीक है, ब्लूसम सावर या हिंदी में इसको फूलों की बौछार बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंगो सावर आम्र बौछार हुआ, वैसे ही ब्लूसम सावर हो गया फूलों का बौछार। ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी कर्नाटक में होता है। ठीक है, और यह होता है जब कॉफी का जो उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटक का, वहां पे इसको कहा जाता है। और एक और है स्प्रिंग सावर। क्या है, स्प्रिंग सावर। तो स्प्रिंग सावर या बसंत का बौछार इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ब्रह्मपुत्र घाटी वाले क्षेत्र में जो बारिश होता है उसको कहा जाता है। तो 2-3 टर्म है, आप इसको याद रखना, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, हारमूज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। हारमूज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, कौन सा वो दो देश है, वो है ओमान और फारसी का खाड़ी या फारस की खाड़ी। ठीक है, हारमूज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अलग भी करता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े समूह को क्या बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही बना लेते हो। ठीक है, वो है क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड।
अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। तो तमिलनाडु के तट पर किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है, तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ था कि मानसून का आगमन जो है वो वेस्टर्न घाट पे होता है। ठीक है, उसके बाद ये इधर चली जाती है, फिर इसको लौटती हुई मानसून भी कहते हैं। ठीक है, लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून, जिसके कारण से तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी। निर्वाचन आयोग अभी आपको पता है कि इसमें एक से अधिक मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, एक ही मेंबर हुआ करता था। आपको यह बताना है किसने इसकी सिफारिश की थी। तो यह एक संयुक्त संसदीय समिति, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेपीसी। ये टर्म याद रखना, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसने इसको सुझाया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है किसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए। ठीक है, और ऐसे ही एक कमेटी का गठन हुआ था जिसने ये डिसाइड किया कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक से अधिक सदस्य होने चाहिए। इसमें भी बहुत फेरबदल किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ ईयर है उसको याद रखना, 1989। ठीक है, 1989 में पहली बार 2 आयुक्त नियुक्त किए गए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, उसके अलावा भी 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। इसके बाद फिर 1990 में इसको फिर से इन दोनों को हटाकर क्या किया गया, सिंगल मेंबर बना दिया गया निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके बाद 1993 में फिर से निर्वाचन आयोग को क्या बोल सकते हैं, इसको मल्टी मेंबर्स वाला बना दिया गया। इसमें 3 मेंबर्स फिर से आ गए। ठीक है, लेकिन लास्ट में आके 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय जो मेंबर्स है निर्वाचन आयोग में वो होगा। ठीक है, यानी एक मेंबर्स नहीं, उसमें एक से अधिक मेंबर्स होंगे। तो ये 3-4 डेटे हैं जिसको याद रखना। 1989 में पहली बार 2 सदस्य जोड़े गए, फिर 1990 में इसमें हटाया गया जो जोड़ा गया था एक्स्ट्रा, 93 में फिर से जोड़ा गया, और 95 में सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट किया। अब अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम होंगे यहाँ से और अलग अलग आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। तो वो कौन सा आयोग है, वो है योजना आयोग। ठीक है, इसका गठन हो गया था 1950 में, लेकिन अब योजना आयोग क्या बन गया है, अब योजना आयोग बन गया है नीति आयोग 2015 से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा ये पुस्तक किसकी है, जल्दी बताओ किसकी है ये पुस्तक, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। ये पुस्तक है जेबी कृपलानी की। किसकी पुस्तक है, जेबी कृपलानी की है एक पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। अगला क्वेश्चन है दुलस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलस्ती परियोजना, दुल्हन चली कश्मीर, तो किस नदी पर है, आप तो बता दो, चिनाब नदी। ठीक है, दुलस्ती, चिनाब, कश्मीर, ये तीनों याद रखना, दुल्हन चली कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है, तो मुखौटा नृत्य का संबंध है कथकली से। किसे है मुखौटा नृत्य का संबंध, कथकली से। कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है केरल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रंगोली लोक शैली प्रचलित है। रंगोली लोक शैली प्रचलित है, रंगोली लोक शैली कहाँ प्रचलित है, तो रंगोली लोक शैली प्रचलित है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर है। पायरोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं या क्या यूज करते हैं पायरोमीटर का, तो सौर विकिरण को मापने का एक यंत्र है पायरोमीटर, क्योंकि पायरोमीटर से हम लोग हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में C का तात्पर्य क्या है। E = mc², ये आइंस्टीन ने दिया है, जिसको हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत या रिलेटिविटी थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें C क्या है आपको ये बताना है, तो C क्या है इसमें, जल्दी बताओ। तो यह है प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, एक और चीज होता है, वो चीज कौन सा है ये आपको बताना है, तो वो है आपका पोटेशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण भारत और देश के विशेषज्ञों ने किया था। ताजमहल का निर्माण भारत और किस देश के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया था, तो भारत और फारस के विशेषज्ञों के द्वारा किया गया था। अच्छा, कौन था जिसने इसका डिजाइन तैयार किया था, कोई मुझे कमेंट में बता सकते हो। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ताजमहल का डिजाइन या नक्शा बोल सकते हैं, ये अहमद खां लाहौरी ने किया था, या अहमद लाहौरी आपको मिलेगा। ठीक है, अहमद लाहौरी। ठीक है, अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया था, और इसका जो बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो, किसके देखरेख में बनाया गया ये। ठीक है, यानी इसका ठेकेदार कौन था, ये आप अच्छा रहेगा आपको याद रखने में। ठेकेदार इसका कौन था, ये था ईसा खां। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखना है ईसा खां कौन था और लाहौरी कौन था। ईसा खां था ठेकेदार, यानी इसके देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ, और अहमद खान लाहौरी ये था आर्किटेक्ट जिसने इसका डिजाइन बनाया। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है,
जो साइक्लोन कहाँ आते हैं, फिलीपींस, जापान और चीन में, तो इनको कहा जाता है क्या, प्रचंड बवंडर। ठीक है, टाइफून के नाम से आप जानते हो, ठीक है, इनको टाइफून भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है इसमें से आपको मैच करना है, तो इस ऑप्शन में से क्या कहते हैं इसको कहते हैं प्रचंड बवंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख सकता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर लिखना चाहता है तो वह लिख सकता है उपराष्ट्रपति को। किसको लिख सकता है, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कब इन्होंने इस्तीफा दिया था, 1939 में। इसके बाद किसको बनाया गया था अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और ये 1939 में पहली बार बने थे, 1938 में, ठीक है, 1938 में पहली बार बने थे। हरिपुरा का अधिवेशन था उस वक्त। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन था, जहाँ पे उन्होंने जो है सबसे पहले तो ग्रहण किया पद को, उसके बाद ऐसा सिचुएशन आ गया उनको रिजाइन करना पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पकी मिट्टी से बने हल की प्राकृतिक प्रतिवेदित है। पकी मिट्टी का हल हमें कहां से प्राप्त हुआ है, ये बताना है आपको। कहां से प्राप्त हुआ है पकी मिट्टी का हल, ये प्राप्त हुआ है बनवाली से। ठीक है, सिंधु सभ्यता का एक जगह है, यहां से हमें पकी मिट्टी का हल या टेराकोटा का हल भी आपसे बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है नक्काशी वाला ईंट कहां से प्राप्त हुआ है, आपके एग्जाम में आएगा, अगर आप जवाब नहीं दिए तो आप वहां पे छोड़ के आओगे। जल्दी से दो, नक्काशी वाला ईंट कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है कालीबंगा से। याद रखना, इसको मैंने बताया था, कालीबंगा से नक्काशी वाला ईंट प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा, चावल के दाने कहां से मिले हैं, रंगपुर से। ठीक है, धान की खेती होने का, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त धान की खेती हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर बसे। तो आर्य सर्वप्रथम सिंध एरिया में, भारत के पंजाब सिंध एरिया में आके बसे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। यह है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऐसा माना जाता है सामवेद में जैसे टोटल 1549 ऋचा है। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम जो है वह ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 23 जून, यहाँ पे ईयर मिसिंग है, आप नोट डाउन कर लेना, 23 जून 2007। ठीक है, 23 जून, ये 22 या 23 जून आपको मिल सकता है, 22 जून भी कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 22-23 जून 2007 को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 10 दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त है नहीं था, ठीक है, उस वक्त बनाया था। कितने दिनों का, यह है 195 दिनों का, और उस वक्त का यह सबसे अधिक दिन था जो कोई महिला अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब यह रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। इसके बाद तो ये रिकॉर्ड 1-2 बार चेंज हो चुका है। इसके बाद पेगी विल्सन, उन्होंने रिकॉर्ड 2017 में बनाया, लेकिन अभी वर्तमान में ये रिकॉर्ड फिर से ब्रेक हुआ है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है सबसे अधिक टाइम तक रहने वाले अंतरिक्ष में, किसी को याद है, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, कोई मुझे कमेंट में बताओ कौन है वो है क्रिस्टीना कोच। क्या है नाम उनका, क्रिस्टीना कोच। ये 6 फरवरी 2020, ये डेट भी याद रखना, 6 फरवरी 2020 को वापस आएंगी। अभी ये अंतरिक्ष में ही हैं और ये टोटल 328 दिन को पूरा करेंगी जब ये वापस आ जाएंगी तो। ठीक है, और उन्होंने अभी तक 296-98 कितना दिन, शायद इससे ज़्यादा वो पूरा कर, माइनस करके देख लो कितना बचा हुआ है। ठीक है, बीच में न्यूज़ आया था जब उन्होंने 296 दिन या 298 दिन पूरा किया था, तो उस वक्त क्योंकि पिगी विल्सन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, इसलिए वो न्यूज़ में थी। ठीक है, तो अब इनके पास सबसे हाईएस्ट का रिकॉर्ड तो पहुंच गया है, किसके पास, क्रिस्टीना कोच के पास। लेकिन जब ये 6 फरवरी 2020 को वापस आ जाएंगी तब तक इनके पास 328 दिनों का रिकॉर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल युवा खेल यानी ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक का बात किया जा रहा है। ठीक है, समर यूथ ओलंपिक, इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था, इसका आयोजन 2010 में किया गया था। ठीक है, और अभी रिसेंट में जो होने वाला है वो है 2022 का यूथ ओलंपिक, और ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है डकार। कहाँ होने वाला है, डकार सेनेगल में। कहाँ, डकार सेनेगल, ये अफ्रीकन जगह है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे होने वाला है डकार में 2022 का यूथ ओलंपिक, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। आसान सा क्वेश्चन है, वो है लोहा, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या है, ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है, ऑप्शंस को पढ़ो और जल्दी से आंसर करो। ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है, तो ऋग्वेद में ईश्वर स्तुति के मंत्र आपको मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वैदिक यज्ञों की विधि, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, देखो इसमें ऋग्वेद में विधि नहीं दिया हुआ है, ऋग्वेद में बस मंत्र दिया हुआ है कि आप भगवान के लिए कौन सा मंत्र यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध हुआ था। तकोल्लम का युद्ध, इसके बारे में मैंने पहले बताया, जल्दी बताओ। तकोल्लम का युद्ध, बिल्कुल सही, यह है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, मैंने इससे पहले वाले सेट में आपको बताया हुआ था। ठीक है, इसमें चोल की तरफ से कौन सा मिलता है, राष्ट्रकूट की तरफ से कौन सा मिलता है, मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ। चोल की तरफ से इसमें किसने भाग लिया,
तो कौन था चोल की तरफ से? वो था प्रांतक वन, कल मैंने बताया था आपको प्रांतक वन, ठीक है। और राष्ट्रकूट की तरफ से कौन था? ये था कृष्ण तृतीय, ठीक है, भूल जाते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, यानी गंधार कला शैली का विकास कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? ये हुआ है भारतीय तथा यूनानी कला शैली से, ठीक है। और आपको एक और ऑप्शन में मिलेगा हेलेनिस्टिक कला, ठीक है। ये जो यूनानी कला शैली थी इसको हेलेनिस्टिक कला कहते थे, ठीक है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि हेलेनिस्टिक कला से किस कला का विकास हुआ है? तो गंधार कला का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? जल्दी बताओ। तो कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर या पेशावर, ठीक है। कुषाण वंश का राजा हुआ कनिष्क, इनका राजधानी था फिरोजपुर या पेशावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ये था चंद्रप्रदाय, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक बुक भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसने पढ़ा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है तो सिर्फ आप ही लोग इसको सही करोगे, लेकिन जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा है सिर्फ वही सही कर पाएगा। जो तुक्का वाला है या जिसने भी ऊपर ऊपर से पढ़ा है वो कभी इसको सही नहीं कर पाएगा। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको एग्जाम में हाइक दिलवाते हैं। आप रेस से यानी 80% स्टूडेंट से तो आगे ऐसे ही निकल जाओगे एक नंबर, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ही कुछ खास है। क्या है? अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न कारण। अब सारे ऑप्शंस को पढ़ो। अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, जमींदारों एवं बनियों पर नियंत्रण, जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना, और सैनिक शक्ति में वृद्धि तथा मध्यस्थों पर नियंत्रण। अब लोगों को लगेगा कि इसका आंसर तो ये दोनों हो सकता है, इसमें से कोई है, बट ये गलत है। इसका सही आंसर है अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। हो गया ना अजीबोगरीब आंसर। अब लग रहा है ये कैसे हो गया? देखो अलाउद्दीन क्या चाहता था कि उसने एक बहुत बड़ी सेना खड़ा कर रखी थी, अब उसको सैलरी देना था। तो इसका ये मानना था कि अगर बाजार में चीज़ों की कीमतें ही कम हो तो सैलरी मुझे ज़्यादा क्यों देना पड़ेगा? समझ में आई बात? इसलिए ये क्या करता था, बाजार की कीमतों पर ही निगरानी रखता था, उसको बढ़ने नहीं देता था, और इस कारण से सैलरी कम मिलता था, फिर भी जो सैनिक हैं वो खुश रहते थे। तो इसका मेन जो पर्पस था अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए रियासत की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। कौन सा? दीवान ए रियासत। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का कोई बचपन का नाम मुझे बता सकते हो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई समकालीन थी, तो मीराबाई किसके समकालीन थी? मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किसके समकालीन थे मीराबाई? चैतन्य महाप्रभु के, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के समकालीन थी मीराबाई। और मीराबाई किस भगवान को पूजती थी? कृष्ण को, ठीक है। और किस भाषा का प्रयोग करती थी? एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग करती थी। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? किसने किया था? यह किया गया था शिवाजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई कहाँ? तो आजाद हिंद फौज कहाँ अस्तित्व में आई थी? यह आई थी सिंगापुर में। और किसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ कि कहाँ कैप्टन मोहन सिंह होगा, कहाँ सुभाष चंद्र बोस होगा, तो मैं मार के हड्डी तोड़ दूंगा तुम लोग का, सोच लो। क्योंकि मैंने बहुत बार इसको समझाया हुआ है कि अगर डेट ईयर क्लैरिफाई कर दिया जाए आपको तो आपके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो जाता है। भले ही आप गलत मार के आओ, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ना तो मुझको ना एग्जामिनर को, क्योंकि मैंने चीख के बताया 1943 अगर दे तो ये सिंगापुर, और ये कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1942 अगर दे या सिर्फ आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की ये दी, तो आपका आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह, क्योंकि पहली बार 1942 में किया गया था, ठीक है। तो दोनों चीजों में आपको अंतर समझना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस का चर्चा हुआ है तो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी चर्चा कर लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में। अगला क्वेश्चन है चंपारण जनपद में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? जल्दी बताओ। तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? क्या था? किसानों को 3/20 भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। अच्छा, ये 3/20 रटने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हो 1 बीघा, हमारे यहाँ बिहार में 1 बीघा चलता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो इसका मतलब था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील की खेती करना अनिवार्य है। इस कारण से इसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, उपरोक्त कथन किसका है? जल्दी बताओ।
किसका कथन है ये कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है। यह किसने कहा था? ये कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सर्वप्रथम यह किसने प्रतिपादित किया था? यह किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागर में जो ज्वार भाटा आता है, आसान सा क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव से ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? जल्दी बताओ, अगर गलती किया तो फिर डंडा पड़ेगा। जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वह विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है इक्विनॉक्स, क्योंकि दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? दीर्घ रेडियो तरंगें ये पृथ्वी के नहीं, वायुमंडल की, पृथ्वी की वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होती है? कौन सा सतह है वो? कौन सा लेयर है? वो लेयर है आयन मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है? जल्दी बताओ, क्षोभ मंडल में तापमान पे क्या असर होता है? तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, अगर आप ऊपर जाओगे तो घटता जाएगा। किस हिसाब से घटता है? कोई मुझे कमेंट में बताओ, कितना ऊपर जाओगे जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा? 165 मीटर। 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़ किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो वह है टैगा फॉरेस्ट में अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो भी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे यू आकार की घाटी का बात किया जाए तो ये ग्लेशियर्स में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? एक गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा कहाँ की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा या अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है? जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। दक्कन पास अगर मारोगे तो फिर मार लगेगी। दक्कन पास कहाँ है? दक्कन पास है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तमिलनाडु को जोड़ने वाला एरिया है। आपसे यहाँ पे जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि का बात किया जा रहा है और आप लोग मार रहे हो दक्कन पास, तो गलत बात। ठीक है, ये हो जाएगा एलिफेंटा पास। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन है। सियाचिन क्या है? जल्दी बताओ, सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनदी सीमांत क्षेत्र है और सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आप बोल सकते हो ग्लेशियर, वो सियाचिन ग्लेशियर ही है। ठीक है। और यहीं पर सबसे ऊंचाई पर स्थित आपका क्या है? जो सैन्य अड्डा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा वो सियाचिन में ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर, अब महाबलीपुरम कंफ्यूज मत करना। महाबलीपुरम अगर आपसे पूछा जाए तो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में, लेकिन महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अभी ऊपर मैंने इसके बारे में बताया था, जल्दी बताओ। यह है आपका सही आंसर अक्टूबर नवंबर। मैंने क्या बताया था? जाते हुए मानसून, आते हुए मानसून। तो जाते हुए मानसून ग्रीष्मकालीन, आते हुए मानसून शीतकालीन। ठीक है, तो शीतकालीन इसमें से महीना कौन सा हो सकता है? अक्टूबर नवंबर का स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे ग्रीष्मकालीन जून जुलाई में हुआ, वैसे ही शीतकालीन उधर से वापस लौटते हुए, यानी जब आपका ठंडा मौसम चालू होता है अक्टूबर नवंबर, उस वक्त होती है तमिलनाडु के क्षेत्र में। और पूर्वी घाट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? कौन सी एक नकदी फसल है? जल्दी बताओ। तो आपका इसमें से चारों में से रबर एक ऐसा फसल है जो नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो अंतिम प्रारूप पंचवर्षीय योजना का राष्ट्रीय विकास परिषद या इसको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी बोलते हैं, वही लास्ट सहमति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न मुद्राओं के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, आपको कुछ करेंसी के बारे में दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन की प्रकृति पाई जाती है उसको हॉट मनी कहा जाता है। बिल्कुल सही, हॉट मनी उसको कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन की प्रकृति पाई जाती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार अधिक रहती है।
हार्ड करेंसी कहलाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी एक ऐसी करेंसी जिसका मांग हमेशा अधिक हो। अच्छा, मांग हमेशा अधिक किसका होता है? जो स्टेबल हो। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ड करेंसी कैसा करेंसी है, स्टेबल या अनस्टेबल? तो यह स्टेबल करेंसी है। ठीक है, इसीलिए इसका डिमांड अधिक होता है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी कम पाई जाती है और इसका जो उतार चढ़ाव है वह कम होता है। जैसे डॉलर सब है ना, ये सब हार्ड करेंसी है। ठीक है, इसका मांग हमेशा अधिक रहता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, वह मुद्रा जिसकी मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में पूर्ति की तुलना में लगातार कम रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। ये गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तीसरा वाला जो है यह है सॉफ्ट करेंसी, जिसका मांग कम रहता है लेकिन सप्लाई अधिक रहता है। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि सेट आज का भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक कर दो यार, और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आजकल, जम के शेयर करो गाइस, और जितने भी बच्चे हैं सब तक ये सेट पहुंचाओ ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाए। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।